नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम आपकी कॉल्स लेते हैं, अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं और जो हमारे दर्शक हैं जिनके सवाल होते हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं पूरे 1 घंटे तक। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपकी कॉल्स लेंगे, आइए डालते नजर। आज का हमारा विषय है पशुपालन की नई योजनाएं एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मछली पालन। जी हाँ, जो पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर मछली पालन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आजीविका के जो साधन है उसको लेकर भी कई बार कशमकश रहता है कि कैसे जो वहाँ के किसान हैं किस तरह की चीज़ों में लाभ ले सकते हैं। और साथ ही हम आज बात करेंगे कि पशुपालन से जुड़ी नई योजनाएं क्या हैं, कौन कौन सी योजनाएं जिसका लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं। आइए 2 टोल फ्री नंबर्स के बारे में आपको बता दें जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही टोल फ्री नंबर आपको बता दें हैं 1800-113061। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो फिर सोचना क्या, बस फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। और अगर आपके कोई भी सवाल है आज के इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बरविंदर जी हैं, बरविंदर सिंह रैना जी। आप रिसर्च एसोसिएट हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। तो हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं मत्स्य विज्ञान विभाग ICAR नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोनों ही मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने रहेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और आज के दोनों ही विषय बहुत अच्छे हैं क्योंकि इससे हमारे किसानों की ना सिर्फ आय बढ़ेगी बल्कि साथ ही वो आत्मनिर्भर भी होंगे। मछली पालन की बात करें, ख़ास तौर पर जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर ये एक चुनौती रहती है कि हमारे किसान किस तरह के कार्य करें, कैसे वो अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मछली पालन एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ऐसे इलाकों में मछली पालन करते हुए कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही पशुपालन से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं या फिर वो पशुपालक जो कि व्यावसायिक रूप से इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं हैं जिसके बारे में कई बार उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है और वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए आज इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर रैना आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जो हमने पशुपालन से जुड़ी नई योजनाओं के बारे में बात की है, पशुपालक तो पहले से ही कई सारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस बार के बजट में भी पशुपालन को और प्रोत्साहित करने के लिए और हमारे जो पशुपालक हैं उनको ऋण मिल सके ताकि वो और बेहतर तरीके से इसे रूप दे सकें, विशेष फोकस रखा गया। नई योजनाएं किस तरह की हैं और जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उसका किस तरह से किसान हमारे पशुपालक लाभ ले रहे हैं? हाँ, पहले तो मैं बताता हूँ कि केंद्रीय सरकार द्वारा जो बहुत बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, जिसका 3रा चरण अब शुरू हो चुका है। इसमें लगभग हमने 2 करोड़ जो हमारे पशु हैं उनको हमने कृत्रिम गर्भाधान कर दिया है और ये हम फ्री कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई हम पैसे नहीं ले रहे हैं अपने किसान भाइयों से। ये केंद्रीय सरकार द्वारा पूरे भारत में चलाई जा रही है ये स्कीम। और इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें हम मुखुर और ब्रुसेलोसिस डिजीज़ के अगेंस्ट टीका लगा रहे हैं। लगभग 54 लाख हमने वैक्सीनेशन अभी मुखुर रोग के लिए और लगभग 22 लाख हमने ब्रुसेलोसिस के लिए कर दी है। ये जो 2 प्रोग्राम हैं ये पूरे भारत में चलाए जा रहे हैं और ये काफ़ी गति से इनकी प्रोग्रेस हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान जो प्रोग्राम है इसका 3रा चरण अब पिछले कुछ देर पहले अभी ये शुरू हुआ है। इसमें जो हमारे AI टेक्नीशियंस हैं, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं, ये घर घर में जाके किसान के फ्री ऑफ कॉस्ट कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं। और इसको पूरा जो इसमें जितना भी कृत्रिम गर्भाधान हुआ है इसको साथ साथ में एक इनाफ हमारा प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, इसमें साथ साथ में अपलोड भी किया जा रहा है, जिसमें किसान ये चीज़ देख भी सकता है कि उसके राज्य में कितने कृत्रिम गर्भाधान हुए हैं, कब हो रहे हैं। और ऐसे ही मुखुर और ब्रुसेलोसिस रोग के लिए जो टीकाकरण हो रहा है वो भी इस साइट पे दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ पिछले ही साल मंत्रालय की तरफ से ई-गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया गया था, जिसमें इन सब कार्यक्रम के बारे में लिखा गया हुआ है। और उसके साथ साथ उसमें कुछ हमने वीडियो भी डाली है कि अगर
आपके पशु को कोई रोग हो जाए या मुखुर रोग हो जाए, मेस्टाइटिस हो जाए, गलघोटू रोग हो जाए, तो आप क्या करिए, उसके इलाज आप कैसे कर सकते हैं, और आपका पशु अगर कितना दूध दे रहा है, आपको उसको कितना चारा खिलाना है, इस सब डिटेल को हमने ई गोपाला ऐप में रखा है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ऐसी ऐप्स भी हैं जिनके माध्यम से हमारे जो पशुपालक हैं वो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही जो योजनाएं हैं उनके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और अगर आप भी इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन करें। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है, बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन के तहत सरकार देशी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना का मकसद इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर व मुंह के रोग और ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि बनाया है। इसके जरिए डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME और FPO सहित MSME को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चारा संबंधी समस्या का निवारण किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस समय पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ उठाकर पशुपालक किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे किसान, हमारे पशुपालक अपनी आय को दुगुना कर सकें, सरकार की तरफ से ख़ास तौर पर पशुपालन को लेकर किस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं और कैसे इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये अभी आपने रिपोर्ट में जाना। आइए बात करते हैं मत्स्य पालन के बारे में। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर कुमार आपसे कि जो हम बात करें पर्वतीय इलाके जो हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि पानी नहीं रुकता है, ये एक बड़ी समस्या रहती है, और वहाँ पर किस तरीके के व्यवसाय किए जाए, कृषि को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, एक चुनौती भी है। तो यहाँ पर मछली पालन कैसे एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और क्या मैदानी इलाकों में जो मछली पालन करते हैं और जो पर्वतीय इलाकों में करते हैं उनमें किस तरह का फ़र्क रहता है? धन्यवाद। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पानी रुकना और जवानी का रुकना जी, जितने भी नौजवान बेरोजगार सारे मैदान की तरफ आते हैं, यहाँ छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं और वहाँ से जो जीवोपार्जन करके जो छोटा मोटा पैसा होता है उसको वापस अपने घर पे भेजते हैं। इसी तरह से उनका जो जीवोपार्जन चलता है। इसी वजह से पहाड़ के जितने भी नौजवान हैं वो खेती छोड़कर, क्योंकि पानी के बिना एग्रीकल्चर भी नहीं होता, कृषि भी नहीं होती, तो इसलिए पहाड़ पे अगर मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया जाए तो उसके लिए हमें पानी चाहिए और पानी हम संरक्षण करेंगे। अगर पानी संरक्षित होगा तो हमारा वही पानी दूसरी फसलों के भी काम आएगा। तो इससे एक नहीं कई गुने फ़ायदे हैं।
दूसरे फसलों के काम आएगा। फसल पैदा होगी, फसल से जो खाद्य पैदा होते हैं वो मछली खाएगी। मतलब कि इससे पानी से ही बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र हमारे हिंदुस्तान के करीब करीब 20% जो भूमि है वो पर्वतीय क्षेत्रों में है। लेके जम्मू कश्मीर से त्रिपुरा तक आप चले जाइए, 10 हमारे स्टेट्स हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में एक ही तरह का मत्स्य पालन नहीं हो सकता है। जी। तो पर्वतीय क्षेत्रों को भी उसकी ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक तो ऐसे निचले इलाके जो तराई क्षेत्र से और 500 मीटर तक की ऊंचाई पे है। फिर ऐसे इलाके जो 500 से 600 मीटर की ऊंचाई से 1400 मीटर की ऊंचाई पे है, ये मध्यम ऊंचाई क्षेत्र के इलाके हैं। और एक ऐसे इलाके जो अत्यंत ठंडे और थोड़ा ऊंचाई के इलाके हैं, जो कि 1600 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर। तो इनमें अलग अलग तरह की मछलियों का पालन होता है। जी तो बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसे इलाकों में मछली पालन करना बहुत इस तरह से सामान्य भी नहीं है, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी ऊंचाई पर आपका क्षेत्र है और उसी के हिसाब से वर्गीकरण है और उसी के अनुसार ही आपको मछलियों की प्रजाति का चुनाव भी करना होगा। तो कैसे इन सब बातों को समझे, इसीलिए आज हमने इस कार्यक्रम को रखा है और आगे हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और साथ ही अगर आपको कोई सवाल है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मछली पालन और खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में मछली पालन का खास महत्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों के पास सीमित कृषि क्षेत्र होता है। साथ ही यहाँ किसानों के पास खेती के भी सीमित संसाधन होते हैं। ऐसे में आमदनी अर्जित करने के लिए मछली पालन करना पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा साधन है। मछली पालन को कम लागत लगाकर भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप भी पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं और मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो कई प्रजातियों की मछलियों को आप पाल सकते हैं। आप सिल्वर कॉर्प, स्नो ट्राउट, ग्रास कॉर्प, सुनहरी महाशीर, कॉमन कॉर्प और चॉकलेट महाशीर प्रजातियों की मछलियों का पालन कर सकते हैं। इनके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में रेनबो ट्राउट, बांगना, डेबडेबी और लोवियो पंगुशिया मछली का भी पालन कर सकते हैं। आप पॉलिथीन युक्त तालाबों यानी पॉलीटैंक में मिश्रित मछली पालन कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी के कारण कच्चे तालाबों में पानी भरना संभव नहीं होता और कम तापमान के रहते हुए मछली की बढ़ोतरी धीमी रहती है। ऐसे में पॉलीटैंक में कॉर्प प्रजाति की मछलियों का मिश्रित मछली पालन करके अधिक उत्पादन और अधिक आमदनी ली जा सकती है। 150 से 100 वर्ग मीटर के कच्चे तालाब में सिल्पोलीन को बिछाकर तालाब के बंधा पर मिट्टी चढ़ाकर पॉलीथीन को दाब दिया जाता है। तालाब की गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर हो सकती है और सतह को अच्छी तरीके से समतल किया जाता है। पॉलीटैंक के तलीय क्षेत्र में 30 सेंटीमीटर मोटी कंकड़ पत्थर रहित खेती की उपजाऊ मिट्टी से तह बनाई जाती है। तालाब में पानी भरकर चूने और कच्चे गोबर का लेप लगाया जाता है। 2 सप्ताह के बाद विदेशी कॉर्प मछलियों की बड़े आकार की अंगुलिकाओं को 3 से 4 अंगुलिकाएं प्रति घन मीटर की दर से तालाब में डाला जाता है। बात अगर मछलियों के भोजन की करें तो मछलियों को उनके भार का 2% आहार प्रतिदिन खिलाना चाहिए। ग्रास कार्प को उनके भार के बराबर प्रतिदिन हरी घास या फसल के हरे पत्ते काटकर खिलाएं। पॉलीटैंक तकनीक में मछली पालन करने का फायदा ये है कि पॉलीटैंक में इकट्ठा किए गए अतिरिक्त पानी का उपयोग आप अन्य बागवानी की फसलों में सिंचाई करने में कर सकते हैं, जो कि मृदा के लिए उपजाऊ माना जाता है।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और पर्वतीय इलाकों में कैसे हमारे पशुपालक या फिर मछली पालक इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, किसान इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और कैसे आसानी से तालाब बना सकते हैं। इसकी विधि क्या है, क्या इस विधि से हमारे वो किसान जिनके पास कम भूमि है वो भी ऐसे तालाब बनाकर मछली पालन कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से, अपने विशेषज्ञ से हम लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपके लिए जो टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए वो आप हम तक पहुंचाएं। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। चलिए बातचीत की आगे हम शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर रैना, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सबसे पहले तो पशुपालन पर ही बात कर लेते हैं और योजनाओं के बारे में, कुछ के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ख़ास तौर पर अभी जो फोकस है हमारे यहाँ, हमारे सरकार की तरफ से कि जो प्रति किसान जो कहते हैं कि 1 से 2 पशु ही है अभी जो एक एवरेज जो कहें पूरे देश में, तो इसमें वृद्धि करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इस बात को टारगेट करते हुए कि ये जो नंबर है वो बढ़े? देखिए, अभी भारत सरकार द्वारा बड़े फार्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही उसका आप हमारी साइट पे जाके DAHD साइट है जो हमारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ये साइट है, इस पे जाके आप देख सकते हैं। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के नाम से आपको एक प्रपोजल भी दिखेगा। उसमें हम प्रमोट कर रहे हैं कि 200 पशु तक किसान जो रखेगा उसको सब्सिडी देंगे, हम उसको भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। तो इस किस्म की जो भी स्कीम हम अभी बना रहे हैं ये हम लार्ज फार्म को प्रमोट करने के लिए ही बना रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारे देश में हम यही कहते हैं कि 1 से 2 पशु ही प्रति किसान, 1 से 2 पशु ही हैं और जो हमारे किसान भाई हैं वो मोस्टली अपना ही दूध घर के लिए ही या फिर आसपास गाँव में सेल ही करते हैं और हमारे दूध की वैल्यू एडिशन हो और ज़्यादा प्रमोशन हो, किसान भाई को ज़्यादा उसका दाम मिले, इसलिए हम बड़े जो फार्म हैं उनको देश में प्रमोट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ नई तकनीकें जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन जो वीर्य हम यूज़ करते हैं, उसमें हम ऐसा वीर्य लाया है कि जिसमें सिर्फ फीमेल ही पैदा होंगी, बच्चियां ही होंगी। साथ साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो वो भी भारत सरकार द्वारा अब प्रमोट की जा रही हैं, जाकि हमारे किसान भाइयों को और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। बच्ची राम जी है जिन्होंने नैनीताल से हमें कॉल किया है। जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब आए हैं वो जी बच्ची राम जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये AI डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फ्री में होती है, मगर यहाँ तो डॉक्टर के पास AI के हिसाब से लेते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि AI ट्रेनिंग सेंटर भी है क्या, फ्री में किसानों को कराए जाएं AI ट्रेनिंग? टीकाकरण के बारे में जानना चाहते हैं आप? AI किसान AI कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है। अच्छा ठीक है, आपका सवाल जी डॉक्टर रैना क्या बताना चाहेंगे? और इनका सवाल मैं समझ नहीं पाई बहुत अच्छे से, क्या जानना चाह रहे हैं जी? इनका प्रश्न था कि जो AI टेक्नीशियन हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं फील्ड में, उनकी जो ट्रेनिंग की बात है कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है और वो कैसे कर सकें, कि क्या सरकार उसको फ्री में करवाती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि AIT जो ट्रेनिंग हम उसको कहते हैं AIT ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा करवाई जा रही है। और इसमें आप अपने जो करीबी आपका लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड होगा, जो भी आपकी स्टेट का उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में आप एक बार पता कीजिए। ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम 1 महीना हम क्लासरूम में ट्रेनिंग देते हैं और 2 महीना हम पशु पे आपको फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं। और इस जो ट्रेनिंग के रिलेटेड जितना भी कितनी देर की होती है, कब कब होती है, इसके लिए आपको अपने उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से पता करना पड़ेगा। समय समय पर ये ट्रेनिंग दी जाती है और जो भी सेंटर इसको ट्रेनिंग देते हैं उनको मॉनिटर केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो आपकी स्टेट में भी, उत्तराखंड में भी काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं। आप एक बार उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड पे पता कीजिए, आपको ज़रूर ट्रेनिंग सेंटर्स का पता चल जाएगा, वहाँ आप फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग ये लेना चाहते हैं, AI के बारे में जानना चाह रहे थे, तो अभी विस्तार से हमें बहुत डॉक्टर रैना ने बता दिया है। तो
तो बच्ची राम जी, ज़रूर आप बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं और ज़रूर इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर लेंगे आपके कॉल्स। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनके बारे में, और साथ ही पर्वतीय इलाके जो हैं वहां पर हमारे किसान अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो कैसे इससे जुड़ सकते हैं और इससे जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जहां से आप नंबर नोट करें, हमें कॉल करें। आइए कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कमलजीत जी हैं जिन्होंने हिमाचल से हमें फ़ोन किया है। कमलजीत जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे को मछली फार्म के बारे में, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत होती है ना मैडम, तो मेरे को थोड़ा बताओ कि कैसे वहाँ पे मछली फार्म की जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर प्रेम। जैसे हमने शुरुआत में भी चर्चा की कि ऐसे क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है पानी का ना रुकना, और मछली पालन या फिर कृषि के बारे में अगर आप सोचते हैं तो बिना पानी के तो आप इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मछली पालन तो मतलब ही यही है कि पानी तो होना ही चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों में किस तरीके से पानी का प्रबंधन करें, और ये हिमाचल प्रदेश से हैं हमारे दर्शक, ये अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं मछली पालन? धन्यवाद कमलजीत जी। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप बिलासपुर से हैं, और बिलासपुर क्षेत्र मध्य ऊंचाई के क्षेत्रों में पड़ता है, और मध्य ऊंचाई के क्षेत्रों में पानी रुकने की एक बड़ी समस्या है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप छोटा तालाब बनाएं सबसे ऊपर की तरफ, उसमें पानी रोकने के लिए आपको पॉलीथीन की मल्चिंग करें। आप जो सिरपोलिन पॉलीथीन आपको पहले भी उसमें दिखाई थी फिल्म में, उसको आप उसकी मल्चिंग करें, उसको दबा दें पानी में और पानी रोके, उसके बाद में मछली पालन का कार्य शुरू करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बिलासपुर में जो हिमाचल प्रदेश के राजकीय मत्स्य पालन विभाग है उसका हेड ऑफिस बिलासपुर में ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एक बार जो ऑफिस है, फिशरीज ऑफिस है, वहाँ एक बार विजिट करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। जी विजय कुमार एक और दर्शक है उत्तर प्रदेश से, इन्होंने कॉल किया है, मछली पालन पर इनका सवाल है। जी विजय कुमार जी, सवाल बताइए। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार विजय कुमार जी, सवाल बताएं। हम ये पूछ रहे थे कि जानना चाहते हैं कि मछली को कौन सा चारा खिलाने जिससे सस्ता पड़े। जी ठीक है, फीड किस तरह की हो? जी विजय कुमार जी, जहाँ आप यूपी से हैं तो मैं ये समझ पाऊँगा कि आपके यहाँ ज़्यादातर इंडियन मेजर कार्प और चाइनीज़ कार्प का कल्चर होता होगा। अगर यही कल्चर होता हो, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि आप कौन सी मछली का पालन करते हैं, परंतु ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में यही इंडियन मेजर कार्प और चाइनीज़ कार्प का कल्चर होता है। इसमें सबसे सस्ते के लिए तो आपको जो जो कोई भी खली है आपकी, चाहे वो सरसों की खली हो, चाहे मूंगफली की खली हो, और उसमें चोकर या राइस पॉलिश, जो राइस मतलब कि जो धान को निकालने के कूटने के समय जो निकलता है, छिलका जो निकलता है, उसका आधा भाग लेके
और मछली का जितना वज़न है, अगर 50 किलो आपके तालाब में मछली है तो करीब करीब 2 किलो खाना पानी में मिला के और हर दिन उसका लोई बना के और हर दिन उसको मछली को खिलाएं। तो इससे सस्ता खाना, क्योंकि और घर के बचा हुआ खाना। और आपका तो मैं यहाँ तक भी बताता हूँ कि अगर आप किसी शहरी क्षेत्र के आसपास है तो किसी होटल से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जहाँ बचा हुआ खाना मिलता है उसको भी आप मछली खिला सकते हैं। तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और ये तो पूरी कई एजेंसीज भी इसके लिए काम करती हैं, जो लोग शुकर पालन से जुड़े हुए हैं, मछली पालन से, तो ऐसे होटलों के साथ टाई अप करके ताकि फीड उनको पहुंचाया जा सके। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा विचार कर सकते हैं। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे प्रेम जी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि मछली पालन। चलिए एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी 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 नमस्कार। जी नमस्कार रामलाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम जी मैं ये टीवी पर टाइम देख रहा हूँ ना भी। हाँ जी। तो ये अपने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मछली पालन विभाग का जो काम करना हो तो कैसे करें? जी धन्यवाद रतनलाल जी, रामलाल जी। जी रामलाल जी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। मैं आपको 10 मिनट के अंदर कोई भी मछली पालन या कोई भी पालन नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें ज़रूर बता पाऊंगा, उनको आप थोड़ा ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आपने मछली पालनी कहाँ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास पानी का क्या स्रोत है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो ज़मीन है वो पानी उसमें रुकता है कि नहीं रुकता है। अगर नहीं रुकता है पानी तो आपको उसको पॉलीथीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें अपने राजकीय मत्स्य पालन विभाग से, जो कि हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में ही स्थित है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप बिल्कुल शुरुआत कर पाएंगे। तो ये चीज़, अगर पानी आपके पास है, तालाब आपके पास है और बीज आपको मत्स्य पालन विभाग से हर सरकारी महकमा जो मछली पालन वाला है वो सब बीज की सप्लाई करते हैं। बीज आपको वहाँ से मिल जाएगा। खाना भी वो मुहैया कराते हैं शुरू में। कई सारी स्कीम है उनके तहत। तो यहाँ से आप इस तरह से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, और भी बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे और अच्छे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमेशा हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बताते रहते हैं कि जो भी आप नया व्यवसाय कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग अगर आप ले लें तो और चीज़ें आसान हो जाती हैं, सुगम हो जाती हैं, और समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी भी कम होती है उसमें। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज के विषय आपको फिर से बता दें। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालकों के लिए किस तरह की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और कैसे हमारे पशुपालक उनका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि वो किसान जो पर्वतीय क्षेत्र में है वो कैसे अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है ऐसे क्षेत्रों में मछली पालन। लेकिन इससे जुड़ी बारीकियां क्या है ये आज हम कार्यक्रम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर है जिन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, मोहम्मद यूसुफ जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। जी बताइए मोहम्मद यूसुफ जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं के बारे में बात करनी थी। किसके बारे में? पशुपालन के बारे में। जी, पशुपालन में कुछ विशेष बातें आप जानना चाहते हैं? हाँ सर, सरकारी सुविधा क्या मिल रही है इस वक्त? जी, सरकारी सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं? अब वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन किसी विशेष बात के बारे में आप जानना चाहते हैं? बीमारियों की रोकथाम के बारे में या पशुपालन की शुरुआत करना चाहते हैं, ऋण के बारे में जानना चाहते हैं, कोई ख़ास चीज़ जो आप जानना चाहते हैं? ठीक है, तो जी तो आप अगर नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, पशुपालन पालने हैं। अच्छा, नए पशु रखने हैं जी। अच्छा, तो देखिए नए पशु आपको रखने हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुख्य हमारी 4 से 5 ऐसी नस्ल हैं जो हम अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि उन्हीं नस्ल को आप रखिए तो अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा दूध देती हैं। साहिवाल हो गई, रेड सिंधी हो गई, गिर नस्ल के बारे में आपने अभी सुना है, थार पारकर नस्ल हो गई। और अगर आप भैंस रखना चाहते हैं तो मुर्रा नस्ल जो है, जो जम्मू कश्मीर में पाई भी जाती है, काफ़ी नंबर में है। तो इन नस्लों को आप रख सकते हैं। इन नस्ल से आप अपना जो डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर आपको ये देखना है कि पूरे भारत में कहाँ अच्छे पशु हैं, किस किसान के पास हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आप ई पशु हाट पे जाइए। एक साइट है ई पशु हाट, हमारे मंत्रालय की ही। उसमें जाके आपको किसान के पास कौन सा पशु है, वो कितना दूध दे रहा है और वो किस क्षेत्र में है, राजस्थान में है, यूपी में है, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप उसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे पशु खरीद लेन देन भी हो सकती है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि पशु जो भी अब अपनी डेयरी फार्म को स्टार्ट करें तो वो कम से कम 20 से 30 पशु से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे कम में आपको उतना लाभ नहीं होगा। और जो भी आप पशु खरीदें वो लगभग 2 से 3 ब्यात के हों, यानी कि 2 से 3 लैक्टेशन के हों, उससे ज़्यादा भी ना हो। और बिल्कुल यंग पशु भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल यंग खरीदते हैं तो उनको बाकी पशुओं से जो 2 से 3 ब्यात वाले हैं उनसे भी थोड़ी देर अलग रखिए। इसके साथ साथ मैं और भी कहूँगा कि हमारी जो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार है उसके द्वारा भी पशु के लेन देन में सब्सिडी दी जाती है, उनके द्वारा भी स्कीम चलाई जाती हैं। उसके लिए आप हमारे JNK के जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। विजय सिंह राजपूत हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से मैं कॉल किया है, सागर के निवासी हैं जी। आप बताइए क्या सवाल है विजय जी आपका? हमारा जो सवाल है मैडम जी हमारे विजय जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। एक हमारे भैंस है 7-8 साल की उम्र है, देर गर्मी से आती है। विजय जी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक ठीक से। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे क्षेत्र में रहें जहाँ पर नेटवर्क ठीक से आए और आपकी आवाज़ ठीक से आए।
अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं जी, पूछिए। हमारी क्या साल की है भाई? सर, आपको समझ पा रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं है इनकी। विजय जी, जी आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल जानना चाहते हैं? हाँ, पशुपालन से जुड़े हैं, जल पूछ रहे हैं। हमारी एक बहन से कुछ बेर दर्द गर्मी पे आती है, बेर। अच्छा, गर्म हीट में आती बार बार, फिर हम उसके लाने भरे आते हैं तो देखिए, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में जानना बार बार गर्मी में आ रही है पर वो ठहर नहीं रही है। जी। हाँ जी, तो देखिए 2-3 मुख्य कारण इसके होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो है कि आप जो उसको चारा दे रहे हैं उसमें आप क्या दे रहे हैं। अगर आप अपने चारे में खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो वो ज़रूर दीजिए। अगर दूध देने वाली हैं तो 100 ग्राम प्रतिदिन, बाकी जो अभी दूध नहीं दे रही हैं उसको 50 ग्राम, और जो बच्चा है उसको 25 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आप मिनरल मिक्सचर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे आयरन का इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से बार बार हीट में आना और ठहरना नहीं एक मुख्य कारण है। इसके साथ कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसके लिए आप किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक से जांच करवा लीजिए। तीसरी बात मैं तो ये कहूँगा कि जब भी वो हीट में आ रही है तो आप जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं वो टाइम पे करवाइए। 12 घंटे बाद हमें करवाना होता है तो आप 12 घंटे पे ही करवाइए और 2 बार करवाइए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम टाइम को ठीक से देख नहीं पड़ते, तो उस टाइम 12 घंटे का वो जो हम टाइम है वो बहुत ज़रूरी है उस पर कृत्रिम गर्भाधान करवाना। और सबसे पहले आप उसकी चारे में खनिज मिश्रण जरूर डालिए। जी बिल्कुल, तो हो सकता है पोषण की कमी हो और खनिज मिश्रण का इस्तेमाल करें। ये हम अक्सर अपने पशुपालकों को बताते रहते हैं कि खनिज मिश्रण का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर रहता है बल्कि साथ ही साथ जो इस तरह की समस्याएं हैं इनके लिए भी हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को ख़ास तौर पर खनिज मिश्रण का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। और अब बात कर लेते हैं मछली पालन के बारे में। सर, जैसे कुछ बातें तो हमने डिस्कस की, लेकिन जो कुछ एक कॉलर भी थे ख़ास तौर पर ऐसे ही क्षेत्रों से थे, पहाड़ी क्षेत्रों से, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपने शुरुआत में कहा था कि वर्गीकरण है यहाँ पर भी कि कैसे कितनी ऊंचाई पर उनका क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरह का पॉन्ड बनाया जा सकता है और उसी के अनुसार ही उन्हें जो मछलियों की प्रजाति है उसका चुनाव करना होगा। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा और विस्तार से इसके बारे में समझाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो ज़मीन की ऊंचाई के हिसाब से ही मछलियों का चुनाव किया जाता है। जो निचले क्षेत्र है, जो कि मैं बताया था कि निचले क्षेत्र में तालाब थोड़े बड़े होते हैं, 0.2 से 0.5 हेक्टेयर्स के, मतलब 1 एकड़ के आसपास के तालाब होते हैं उसमें, क्योंकि जगह मिलती है काफ़ी। तो इस जगह पे हम ज़्यादातर 4 वैरायटीज़ का कल्चर करते हैं। हमारी चाइनीज़ कार्प और रोहू। जी, चाइनीज़ कार्प में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और रोहू, 4 प्रजातियों का जो कल्चर है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे पास और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसमें इस एरिया में थोड़ा सा ठंड आ जाती है, इसलिए जो दूसरी इंडियन मेजर कार्प है जैसे कतला और नैन, उसको हम इसमें नहीं डालते हैं क्योंकि वो उसमें इसकी बढ़त नहीं होती है। दूसरी बात आई कि अब मध्य क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्र जो है पानी से हर जगह ज़्यादातर जो किसानों की भी एक जो कॉलर का भी एक क्वेरी थी कि भाई मध्य क्षेत्र में पानी नहीं रुकता है, तो ये ऐसे ही क्षेत्र हैं कि जहाँ पानी नहीं रुकता है और पानी रुकता भी है तो बहुत ठंडा हो जाता है रात में। दिन में थोड़ा गर्म होगा, रात में बहुत ही ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है कई बार। तो ऐसे क्षेत्रों में दिन में थोड़ा गर्म होगा, रात को ठंडा होगा, तो पानी का जो डिफरेंस है दिन और रात का इतना ज़्यादा होता है कि मछली जो है ना उसमें जो टेम्परेचर में अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाती है। इसलिए अगर यही तालाबों को हम तालाब जो होते हैं स्टैंडर्ड साइज़ है उसका 100 वर्ग मीटर का, तो 100 वर्ग मीटर को अगर हम सिल्पोलिन से ढक दें तो एक तो पानी आपका रिसेगा नहीं, पानी आपको खूब सारा मिलेगा, और ऊपर से जो जहाँ से आपका पानी का स्रोत है वहाँ से पानी आएगा, तालाब में गुजरेगा, मछली के काम आएगा। दूसरा फिर वही पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा नीचे चला जाएगा आपके
साग सब्जी वगैरह में या दूसरी खेती के कामों में काम आता है, यानी पानी वो बर्बाद नहीं जाएगा। हाँ जी। तो ऐसे क्षेत्रों में मध्य क्षेत्रों में चाइनीज कार्प का ही कल्चर करते हैं, जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। जी, एक कॉलर है सोनू यादव जी हैं, जिन्होंने हमें बलिया से कॉल किया, उत्तर प्रदेश के बलिया से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सोनू जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सोनू जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी 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 मैम जी बताइए, सवाल बताएं अपना। जी मैं मुझे परसों एक भैंस है उसकी जानकारी लेनी है, उसकी थोड़ी समस्या है। क्या समस्या बताइए। उसकी बाटों से दूध नहीं आ रही है। अच्छा, दूध नहीं दे रही है। नहीं, बाट एक 3 बाट से दूध दे रही है, एक से नहीं दे रही है, उसमें थक्का जैसे आ रहा है। जी जी ठीक है सोनू जी, आपका सवाल हमने समझ लिया। देखिए ये टीट ब्लॉकिंग का केस है, थन ब्लॉक हो जाते हैं जब, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार दूध लेते हैं और किसी एक थन से या तो हम कभी कम दूध लेते हैं एक लंबे समय तक, या कभी कभी हम दूध लेते हैं, कुछ दूध लास्ट में छोड़ देते हैं बीच में, तो उस वजह से टीट ब्लॉकिंग का केस भी आ जाता है। और इसके साथ साथ एक और इसका बहुत बड़ा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो भी थनों में देखी जाती है। तो आप किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक से उसको जांच करवा लीजिए और वो ब्लॉक खुल जाएगा। जो आपका जहाँ से दूध नहीं आ रहा है वो उसको खोल देते हैं और थोड़े दिन के लिए वो उसको साफ़ सफाई करके वहाँ से दूध नहीं लेते, थोड़े दिन बाद आप दोबारा वहाँ से दूध ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई वहाँ पे किसी उस थन में कोई इन्फेक्शन है या कुछ है तो वो उसकी आपको ट्रीटमेंट भी कर देंगे, इलाज भी कर देंगे। पर मैं ये कहूँगा कि आप जोर ज़बरदस्ती वहाँ से दूद मत लीजिए। नज़दीकी पशु चिकित्सक, हाँ भी हो जाता है, और वो थन पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी वो ब्लॉकेज हो सकती है इसमें। तो इसलिए आप उसको कुछ मत कीजिए, नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाइए, वो उसमें से ब्लॉकेज ओपन करके अच्छे से साफ करके और टेस्टिंग कर देंगे, उसके बाद आप उसमें से आराम से दूध ले सकते हैं। एक कॉलर हैं और हमारे साथ जिन्होंने अलवर राजस्थान से कॉल किया है, रामफूल जी हैं फोन लाइन पर। जी रामफूल जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ जी जी रामफूल जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मेरा सवाल है, भैंस गाय है और उसको 1 महीने की हो गई, उसका दूध बहुत कम दे रही है। हाँ 2 दफे जाइए वो दूसरी बस। जी और कुछ पूछना चाहते हैं? सेकंड लैक्टेशन है दूध का। हाँ जी हाँ जी, ये एक्चुअली आपने जब भी कुछ जो हमारे पशु जो ब्याने वाले होते हैं तो उससे पहले हम हमेशा कहते हैं कि कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैल्शियम कम देंगे या जो मल्टीविटामिन हम देते हैं वो कम देंगे तो पशु का में अक्सर कम दूध आता है ब्याने के बाद। तो अभी भी उसमें आप खनिज मिश्रण दीजिए और कुछ मल्टीविटामिन जो मार्केट में भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं वो उसके चारे में आप उनको दे सकते हैं, या किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक को बोल के आप उसका इंजेक्शन वगैरह भी दिलवा सकते हैं पशु को। ये मेनली जो होता है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है, क्योंकि जैसे ही पशु हमारा ब्याने वाला होता है तो हम कैल्शियम उतनी मात्रा में नहीं देते हैं, कम देते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही पशु ब्याता है तो उसमें जो दूध है उसमें कमी आती है, पशु दूध साथ में कम देता है। तो आप उसके चारे में अभी जैसे हरा चारा भी अच्छा आना शुरू हो गया है तो आप हरा चारा दीजिए उसको अच्छा, साथ ही साथ उसमें खनिज मिश्रण भी दीजिए। 100 ग्राम दे दीजिए आप, 100 ग्राम से भी थोड़ा ज़्यादा ही दे दीजिए उसको खनिज मिश्रण, और कुछ मल्टीविटामिन भी हैं आप वो भी दे सकते हैं, तो उससे आपका दूध बढ़ जाएगा पशु का। जी बिल्कुल, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने पशु में जो दूध की समस्या है कि मात्रा कम है उसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेम, आप जैसे कि हम मछली पालन की बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आपने बताई कि जो क्षेत्र है, मिट्टी, वो जगह, ऊंचाई कितनी है, उसके अनुसार ही पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे किसानों को पौंड बनाने की और उसी के अनुसार प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इन इलाकों में बनस्पत कहते हैं कि जो मैदानी इलाके यहाँ पर मछली पालन से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ऐसा क्यों, क्या वजह होती है इसके पीछे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो अभी 2 क्षेत्र आपको बताए थे, निचले क्षेत्र और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र, उसके आगे जो है एक क्षेत्र आता है जो जिसमें रियली शीत जल होता है, ठंडा पानी होता है। वहाँ हम रेनबो ट्राउट एक मछली होती है, विदेशी मछली है, उसको पालते हैं और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में पालते हैं कि उसके जो तालाब हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक तरफ से पानी आए और दूसरी तरफ से पानी निकलता रहे। और
ऐसा समझ लीजिए कि हम उसको एक रिवर का आकार, रिवर का जो प्रारूप है वो बना के देते हैं। एक कॉलर है मछली पालन से जुड़ा हुआ, कॉलर से बात कर लेते हैं। शारदा जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हमें कॉल किया है। जी शारदा जी बताइए, सवाल क्या है आपका? हाँ मैडम, सवाल हमारा यह है कि तालाब बनवाए हैं 20 बाई 20 वर्ग मीटर में, 20 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है। उसमें लगभग पानी भरते हैं लेकिन पानी उसमें रुक नहीं रहा है, पानी सूख जा रहा है। जी पानी नहीं रुक रहा, खींच लेता है पानी, वाटर उसमें नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, पूरा पानी जो है वो सोख लेता है। पूरा भरते हैं लगभग 5 फुट 4 फुट 5 फुट पानी भरते हैं, पूरा सोख लेता है, खींच लेता है पानी। तो उसमें जो है अब उसमें कुछ सलाह दे, एक्सपर्ट बैठे हैं, कुछ जानकारी दें तो अच्छा होगा, कैसे रुकेगा वो। जी बिल्कुल, बहुत सही जगह आपने कॉल किया है। शारदा जी मैं आपको इसके बारे में 2 निदान बताऊंगा। पहला निदान तो ये है कि आपके तालाब में, जहाँ आपने तालाब बनाया है उसमें एक ह्यूमस होता है, एक ह्यूमस की कमी है जो पानी को रोकता है। मतलब कि आपका वो रेतीली जगह है जिससे पानी रिस के चला जाता है। तो इस रेतीली जगह को पानी रोकने के लिए आपको सबसे ज़्यादा गोबर का ही इस्तेमाल करेंगे। 1 साल तक लगातार करते रहेंगे गोबर का इस्तेमाल, तो जितना ज़्यादा ह्यूमस उसमें पड़ता जाएगा उसके छिद्र बंद होते जाएंगे और पानी रुकता जाएगा। एक तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि कहीं से जो क्ले मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, चिकनी मिट्टी उसमें थोड़ा डाल सकते हैं और उसमें एक लेयर फैला सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं, जिससे उसके रेत के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाएंगे और पानी रुकना शुरू हो सकता है। तीसरा चीज़ ये है, अगर इनसे भी काम नहीं चलता है तो तीसरा कि पॉलीथीन, जो सिल्पोलिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिल्पोलिन का एक परत उसमें आप जो है उसको बिछा देंगे, उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे, तो एक आपका तालाब में पानी हमेशा के लिए रुक जाएगा। और सिल्पोलिन की करीब करीब 10 से 12 साल तक इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है और पानी बढ़िया से रहेगा। जी, तो जो आप बता रहे हैं सर, एक तो आपने जैसे गोबर के बारे में बताया, तो गोबर किस तरीके से इन्हें इस तालाब में डालना है? गोबर को बिछाना है, कच्चा गोबर, सड़ा हुआ गोबर जो है, जिसको वो ह्यूमस ही होता है, उसमें ज़्यादा ह्यूमस होता है। और कंपोस्ट खाद का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा क्या है कि हमें पतली चीज़ से, वो इतना छोटा होता है सड़ने के बाद में कि वो रेत के बीच में वो जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको भर देता है। पानी रुकना ना रुकना उसी पे निर्भर करता है कि वो आपकी ज़मीन में कितना है। जी 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 बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी कार्यक्रम में समय है। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया तो ज़रूर कॉल करें। इस छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पर्वतीय इलाकों में हमारे किसान मछली पालन कर सकते हैं और पशुपालकों के लिए हमारी सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरि सिंह जी हैं, जिन्होंने हमें सागर से कॉल किया है। मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हरि जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी सर, मेरा मैडम नमस्कार, ये सवाल है। नमस्कार, मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास सर मैंने 20 मीटर चौड़ा 20 मीटर लंबा तालाब खुदवाया है। तो उसमें सर मुझे मछली पालन करना है, तो कौन सा बीज डालें? जी धन्यवाद हरि सिंह जी। धन्यवाद हरि सिंह जी। आप जो है ना, आपके पास बहुत सारी चॉइस है। वहाँ आप 6 तरह की मछलियाँ वहाँ पाल सकते हैं एक ही तालाब में। आप जो इंडियन मेजर कार्प हैं, कतला, रोहू और नैन, ये तो हमारी अपनी हिंदुस्तानी मछलियाँ हैं। इसके अलावा 3 मछलियाँ और हैं जो जिनको चाइनीज़ कार्प बोलते हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। इन 6 मछलियों को आप पाल सकते हैं, लेकिन उसका जो रेशो है, जो कतला और सिल्वर कार्प पानी के ऊपर रहती है, ऊपर वाली सतह में रहती है। रोहू और ग्रास कार्प मध्य सतह में रहती है। नैन और कॉमन कार्प आपका बिल्कुल तली में रहती है। तो इनका जो ये जो रेशो है 30-40-30 का रहता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा जो बीज वहाँ उपलब्ध है, लेकिन जो अनुपात है वो 30 ऊपर वाले, 40 बीच वाले और 30 नीचे वाले, इस तरह की मछलियों, इस तरह से आप अपने जो है तालाब को संचय करेंगे मछलियों से। जी जी, ठीक है। एक कॉलर है सर, बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, नमस्कार जितेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरा मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा मछली मतलब बनाया है, उसमें पत्ता डाला हुआ है, नैनी है, रेहू है और कतला है। तो 5 महीना हो गया है। साइज जो है अभी 150 ग्राम और कोई बच्चा हो गया है, नहीं बस। जी सर, मुझे लगता है ये मछलियों की वृद्धि के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसा मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ मछलियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ छोटी रह गई हैं और बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन ये तो ये जो समय है, ये बढ़वार का समय है सच में तो, क्योंकि अभी सर्दी आई नहीं है। सर्दी में फिर मछली का बढ़वार नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि उसका या तो पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, और या आपका जो खाना जो उसको देते हैं, खाद्य देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो मेरा अपना अनुमान, क्योंकि मैं इतना दूर आपसे बैठा हूँ, तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उसकी पानी की अगर कहीं लैब है तो पानी की जांच करा लें, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप जो है ना खाने में कम से कम जो है, अगर 100 किलो मछली आपके तालाब में ऐसा अनुमान से है, तो आप हर दिन 2 किलो सूखा खाने को, उसमें खली हो, आपका मिनरल मिक्सचर हो, आपका चोकर हो, आधा खली आधा चोकर और थोड़ा सा 1% मिनरल मिक्सचर और विटामिन, ये मिला के रात को रख दें। और जब सुबह को इसका एक जैसे आटे का लोई बनाते हैं उसी की तरह से गोले बना के और मछली को खिलाएं। लेकिन और ये भी अच्छा रहेगा कि एक बार ना खिला के
मतलब कि अगर 2 या 3 बार में भी उसको खाने को देंगे तो ये बहुत सही होगा। जी जी सर, एक और हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपने बताया था कि पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से मछली पालन को लाभकारी बना सकते हैं, कि कौन सी नस्लें हैं जिनका इस्तेमाल करें, क्योंकि समय कम रह गया तो मैं चाहूँगी थोड़ा कम। जी मैं बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों का एक ही सबसे जो अच्छा मछली पालन है वो जहाँ टेम्परेचर 20 या 25 डिग्री से कभी कम नहीं आता है, वो शीत जल रियल में उसको ठंडा पानी बोलते हैं। ठंडे पानी में मैं पहले ही बता रहा था आपको कि रेनबो ट्राउट एक जो विदेशी मछली है उसका हम पालन करते हैं, और इसके जो तालाब बनते हैं वो रेसवे उनको बोलते हैं। एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है जी। और पानी में लगभग जैसे नदी जैसा वातावरण हम क्रिएट करते हैं, और उसमें जो 100% जो है हम बाहर से ही खाना देते हैं जी। और वो हाई प्रोटीन फूड होता है। तो आप इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 50 वर्ग मीटर के तालाब में हम 500 से 600 किलो मछली आराम से हिंदुस्तान में ऑलरेडी पैदा हो रही है, जबकि ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 टन भी कर सकते हैं। तो इतना, और इसके ऊपर जो खर्चा आता है करीब करीब किलो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 170-180 रुपया पर केजी का जो खर्चा आता है 1 किलो मछली पालने में, और 500 रुपये का करीब करीब मछली जाता है जी। तो कुल मिला के हम 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा एक 50 वर्ग मीटर के तालाब से कमा सकते हैं जी। लेकिन इसके लिए पानी की भरपूर उपलब्धता होनी चाहिए। पानी हर समय हर सीजन में रहना ही चाहिए। बिल्कुल जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम, आपका भी, डॉक्टर रैना आपका भी स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब दिए। हालांकि अभी कुछ और भी सवाल हो सकते थे, लेकिन क्योंकि इस समय की अपनी सीमा होती है, कार्यक्रम को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आशंकाएँ हैं, तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कल के हमारे कार्यक्रम का क्या है विषय। कल का हमारा विषय है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। इसके अलावा हम बात करेंगे नारियल व सुपारी की खेती के बारे में। तो जो भी आपके सवाल हैं आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो करें, लाइक करें और अपने सवाल मैसेंजर के माध्यम से या वॉल पर भी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है यानी डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-1130660, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करें जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और वो सवाल अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि आप अब ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, यानी डीडी किसान का YouTube चैनल। इसके लिए आप इस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए और आप सीधे पहुंच जाएंगे, जुड़ जाएंगे हमारे YouTube चैनल से, जहां पर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा भी देख सकते हैं या पुराने किसी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। वजन की कमी क्यों खतरा बन जाती है? बाड़ी की नमी, खून कम होने पर क्या करें इंतजाम? पेट के कीड़ों की क्यों जरूरी है रोकथाम? देखिए बकरियों में प्रतिरोधक कृमियों की समस्या। अपना पशु चिकित्सक रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मन की बात
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।